कह रहे हैं प्रोफेसर तनवीर एजाज, जितना प्राइवेटाइजेशन होगा उतनी शिक्षा महंगी होगी। भाई प्राइवेटाइज जितना होगा और वो एक बात और कॉर्पोरेट है, बैठे हुए वहां पर गरिमा उतनी जी, बच्चों पर फीस का भार गरिमा पड़ेगा। जी, यही इससे समझा जाए क्या? हाँ जी जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल एजाज प्रोफेसर साहब तनवीर, बिल्कुल सही कमिंग बैक बात टू कह यू। हाँ डॉक्टर रुचिका। हाँ जी, एजाज साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हाँ। कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ही खराब है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का हनन हो रहा है। राकेश सिन्हा जी ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था नालंदा का, मुझे लगता है बहुत अच्छा मेटाफर है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। अक्सर ये माना जाता है कि नालंदा बख्तियार खिलजी ने जलाई थी। अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे इंटरनेट पे आपको यही आंसर मिलेगा। पर अगर आप कोई भी किताब उठाकर देखेंगे जहाँ पर नालंदा का जिक्र है, तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाई थी। आप कोई भी प्राइमरी सोर्स उठाकर देख लीजिए, एक ही आई विटनेस अकाउंट है 12th सेंचुरी का, जो कि तबकाते नासिरी नाम से है, जो जानी ने लिखी थी। उसमें बाकायदा लिखा है कि उनके दो जो सोल्जर्स थे, निज़ाम और समसाम, उन्होंने उदांतपुरी मोनेस्ट्री को जलाया था। नालंदा का तो कहीं जिक्र नहीं है। उसके बाद जब बाद में धर्म स्वामी आते हैं, वो भी बख्तियार खिलजी का बिल्कुल जिक्र नहीं करते हैं। सर ने कहा कि उन्होंने कोई किताब ही नहीं पढ़ी नालंदा पे। उसके बाद संकालिया के बाद इन्होंने DR पाटिल की एक्सकवेशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी शायद नालंदा की, जहाँ पर ये बाकायदा लिखा हुआ है कि 7th सेंचुरी में भी तुर्कियों के बहुत साल 500 साल आने से पहले 7th सेंचुरी AD में नालंदा में आग लगी थी। 10वीं शताब्दी के हमारे पास इंस्क्रिप्शन मौजूद है, फिर से नालंदा में आग लगी थी। DR पाटिल कहते हैं कि एक्सकवेशन रिपोर्ट बताती है कि बड़ी सारी एक्सीडेंटल फायर्स हुई हैं नालंदा में। तो ये सब क्यों नहीं पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को? मुझे लगता है नालंदा एक बहुत अच्छा चैप्टर, उस पर पूरा चैप्टर पढ़ाइए। क्या डॉक्टर रुचिका अब इसको और स्क्रूटिनाइज अपने हिसाब से किया जा रहा है क्या? कांग्रेस या विपक्ष जो कह रहा है गलत कह रहा है क्या कि भाई गोधरा कांड हटा दिया, मुगल इतिहास हटा दिया, महात्मा गांधी असैसिनेशन का चैप्टर हटा दिया, वो हिंदू और सब चीजें उसमें से हटा दी गई, पहले शिक्षा मंत्री का नाम हटा दिया गया? बिल्कुल सिर्फ हटाया और स्क्रूटिनाइज हो रहा है क्या? और ये इंटेंशनली हो रहा है क्या? मुझे लगता है सिर्फ हटाया ही नहीं गया। 2 से 3 सालों में अगर आप NCERT को देखेंगे तो काफी कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दी गई हैं जिसका कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है। मैं एग्जांपल के साथ ये बोलना चाहूंगी, एक थ्योरी है जो कि अब बिल्कुल प्रूव हो चुकी है, उसको आर्यन माइग्रेशन कहते हैं। वो 2 जेनेटिक स्टडीज से प्रूव हो चुकी है, एक सेल में एक साइंस में, जहाँ पे पक्का है कि आर्यंस 1500 BC के करीब इंडिया में आए थे और उन्होंने फिर वैदिक सभ्यता स्थापित की। NCERT में लिखा हुआ है कि ये तो एक थ्योरी है, और एक ये थ्योरी भी है जिस पे स्टडीज हो चुकी हैं कि भारत से ही आर्यंस पैदा हुए हैं। ये कौन सी स्टडी है किसी इतिहासकार ने आज तक नहीं देखी, ना NCERT बताती है कि कौन सी स्टडी है, स्टडी को कोट भी नहीं करती है। जबकि आर्यन माइग्रेशन एक फैक्ट हो चुका है, एक प्रूव हो चुका है। तो मुझे लगता है और भी डेंजरस है कि NCERT टेक्स्ट बुक, जिसको ऑल्ट फैक्ट्स कहा जाता है, जो फैक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अपने आप से तथ्य बनाकर स्टूडेंट्स को पेश कर रही है। सोशल मूवमेंट्स पे पूरा चैप्टर हटा दिया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बात नहीं हो रही है, चिपको मूवमेंट के बारे में बात नहीं हो रही है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव ये होती है कि लोगों को पता हो कि सरकारों को कैसे अकाउंटेबल होल्ड करना है, कि आप जाके सरकारों के खिलाफ आवाज कैसे उठाएं, आप मुद्दों को कैसे, अगर आप उसी का चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे सोशल मूवमेंट्स का, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स रह चुकी हैं, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? आप साकलानी जी ने, जो NCERT के हेड थे, उन्होंने कहा था कि हमने गोधरा और बाबरी मस्जिद के राइट्स इसलिए हटाए हैं क्योंकि हम नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहते। अरे ये तो इंफॉर्मेशन का दौर है। अगर स्टूडेंट क्लास में नहीं सीखेगा तो स्टूडेंट इंटरनेट पे सीखेगा, जो कि ज्यादा डेंजरस है। अगर स्टूडेंट इंटरनेट पे सीखेगा तो अपने हिसाब से कुछ भी मान लेगा। क्लास में सीखेगा तो एटलीस्ट टीचर उसको सही गाइड कर तो पाएगी, समझा तो पाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग तो डेवलप कर पाएगी। डॉक्टर रुचिका, व्हाई UGC इज ब्रिंगिंग द ड्रैकोनियन, जिसको ड्रैकोनियन कह रही है सोनिया गांधी, क्यों UGC इस ड्राफ्ट को लेकर आ रहा है जिसमें ना तो किसी भी वाइस चांसलर की एकेडमिक एक्सपीरियंस की जरूरत है, अलावा इसके ना उनके API की जरूरत है, जिसमें कोई जरूरत है ही नहीं? क्यों ये ड्राफ्ट लाया जा रहा है UGC का? अगर आप बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज की रीसेंट भर्तियां देखेंगे तो उसमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन है कि नेट बहुत जरूरी होता है, वो भी कितने प्रोफेसर्स के पास नहीं है, फिर भी उनको भर्ती कर लिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन है पब्लिक यूनिवर्सिटी सिस्टम का, जहां पर एक प्रोफेसर की एकेडमिक क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। और अगर वो लेस एकेडमिक क्वालिफिकेशन का प्रोफेसर होंगे, मैं ये डॉक्टर रुचिका अपने एक्यूमेन से सवाल पूछ रही हूँ, अगर लेस
एक्सपीरियंस्ड है, कोई भी प्रोफेसर तो आज की तारीख में तो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर इतना ज्ञान है, बच्चा क्यों बैठेगा क्लास में? बिल्कुल प्राइवेट बिल्कुल कोचिंग लेगा या खुद से पढ़ेगा, बिल्कुल which you have मुझे been, I guess, stating. जी जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। ये जो वॉइड है कि अगर मुझे सही एजुकेशन नहीं मिल रही कॉलेज में हाँ। तो मैं इंटरनेट पे ले लूँ, ये बड़ा ही डेंजरस वॉइड है, क्योंकि इंटरनेट पे जिसको जो मन करता है वो अपने हिसाब से बोल देता है। किसी को एक्सपर्टीज की तो आप एक्सपर्टीज को स्कूल्स में खत्म कर रहे हैं, कॉलेजेस में खत्म कर रहे हैं, तो बच्चे फिर नॉन एक्सपर्ट से सीखेंगे और And उसका this is happening, Dr. Ruchika. जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। मैं एक रिपोर्ट देना चाहती हूँ 2022 की। हाँ। एनसीईआरटी में एटलीस्ट 24 ऐसे मेंबर्स हैं जिनका डायरेक्ट एफिलिएशन है आरएसएस से। तो ये कोई, मुझे लगता है, कोइंसिडेंस नहीं है कि एक ही पार्टी से इतनी एफिलिएशंस निकल रही हैं सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, सब में से एक ही पार्टी का क्यों? आई थिंक इट्स मोर देन कोइंसिडेंस। ये सिर्फ कहने की बात है कि More ये than कोइंसिडेंस